फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स हम लोग का चैप्टर अब आज एक नए चैप्टर के रूप में स्टार्ट होगा और आज का जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को वह पुष्पी पौधों के शरीरिकी के बारे में जानना है। पुष्पी पौधों के शरीर के बारे में जानना है ताकि शारीरिक संरचना के बारे में हमें जानना है। शरीर या फिर कह सके शारीरिक 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 संरचना। ठीक है, मतलब क्या पुष्पी पौधों के शारीरिक संरचना के बारे में जानना है। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था आप लोग को कि पौधों की आकार की संरचना के बारे में। याद कीजिए आप लोग, हम लोग आकार की संरचना की चर्चा की थी पिछले क्लास में। तो आकारिकी का मतलब होता है किसी भी जीव का बाह्य रूप में अर्थात कि शरीर से बाहर अर्थात कि बाहरी रूप में जो भी संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती है उन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? आकारिकी कहेंगे। अर्थात किसी भी जीव के अंदर बाह्य रूप में स्पष्ट रूप में बाहरी रूप में जो चीज हमें दिखाई पड़ेगी वह संरचनाएं क्या कहलाएंगी? आकारिकी कहलाएंगी। लेकिन जब उसी जीव के या किसी पौधे के आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं शरीरिकी। क्या कहते हैं उसे? शरीरिकी। तो शरीरिकी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पौधे के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना। आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। क्लियर है आप लोग को? अब क्या है कि हम लोग को अब जानना है कि पुष्पी पौधों के शरीर के अंदर किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और किस प्रकार की संरचना इनके अंदर पाई जाती है। अर्थात क्या, सीधी सी बात है कि अब आंतरिक संरचना पढ़ना है और इससे पहले हम लोगों ने बाह्य संरचना पढ़ी थी। अर्थात क्या कि अब संरचना जो पढ़नी हमें आंतरिक पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाह्य। आप भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये आंतरिक क्या है और ये बाह्य क्या है, मामला कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूं, उससे आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग एक रूम है। अब बिल्डिंग के ऊपर से आपने क्या कर लिया? उसको कलर कर दिया रेड कलर से। ठीक है, आपने ऊपर से प्लास्टर करा दिया, ऊपर से रेड कलर करा दिया, ऊपर से बाहर की तरफ एक फूल बनवा दिए। तो यह जो आपका बाहरी रूप में आपने क्या कराया? एक दीवार को कलर करा दिया, आपने कलर दिया। कलर के अलावा क्या कर दिया? बाहर से आपने एक फ्लावर का फोटो बनवा दिया। ठीक है, बाहर से एक मूर्ति लगवा दिया आपने। ठीक है, एक मूर्ति लगवा दिया आपने बाहर से। तो ये सभी बाहरी रूप में हमें दिख रहा है। लेकिन क्या इन सभी को बनाने के लिए दीवार के अंदर, दीवार को बनाने में आपने क्या यूज किया? ब्रिक यूज किया अर्थात की ईंट यूज किए आपने, बालू यूज किया आपने। ठीक है, वाटर अर्थात की पानी इस्तेमाल किया आपने, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपने इस्तेमाल किया। इसके बाद अलावा स्टोन आपने इस्तेमाल किया, पत्थर, ये सभी आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया? दीवार बनाया। ये सभी इस्तेमाल करके दीवार बनाया आपने और इन सभी का उपयोग करके दीवार के ऊपरी संरचना बनाया। दीवार का क्या बनाया आपने? ऊपरी संरचना बनाया। तो ऊपरी संरचना जो बनाया इसी संरचना को हम लोग कहते हैं बाह्य संरचना। क्या कहते हैं इसे? बाह्य संरचना। अर्थात कि बाहरी रूप में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है तो बाहरी रूप में हमें रंग दिखेगा। बाहर हमने फूल का आकार बनाया तो फूल दिखेगा, हमने बाहर एक मूर्ति लगा दी मूर्ति दिखेगा। तो जो चीजें बाहर हमें दिख रही है उससे हम लोग ऊपरी संरचना या बाह्य संरचना कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हम कहेंगे कि इसकी आकार की संरचना है। कैसा है? आकार की संरचना। क्लियर? अब वहीं पे अब हमारे अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमें उसमें ना ईंट दिखाई पड़ता है, ना उसके अंदर बालू दिखाई पड़ता है, ना उसमें जो इस्तेमाल पानी वो दिखता है, ना पत्थर दिखता है। जब ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन इनके मदद के बिना तो ये बना नहीं है। इन्हीं के कारण तो दीवार बना है आपका, इन्हीं के कारण तो बिल्डिंग बनी है। तो यह इनके अंदर लग के एक संरचना बनाया। तो इन संरचनाओं को बनाने में ये जो लगे हुए मटेरियल है इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक संरचना।
क्या कहते हैं इसे? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब है कि इनके शरीर को बनाने में जिन जिन संरचनाओं को उपयोग हुआ, यानी कि पूर्ण शरीर बनाने में, अर्थात कि पूरी शरीर बनाने में जितनी संरचनाएं इस्तेमाल हुई वह क्या होगी? हमारी आंतरिक संरचना। और बाहरी रूप में जो दिखाई पड़ रही है हमें बाह्य, वो हमारी कौन सी संरचना हो गई? आकार की संरचना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आंतरिक और बाह्य संरचना। तो हमने ये बाह्य संरचना अर्थात की आकार की पढ़ लिया था। आकार के बारे में हमने पौधे के सभी पार्ट्स को समझ लिया था कि पौधे की आपकी पुष्प कैसे होते हैं, जयान क्या होता है आपका, उसके अलावा क्या कहते हैं पुमंग क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होता है कि नहीं, बाह्य दल पुंज, पौधे की पत्तियां, जड़ें, जितना कुछ भी हमें बाहरी रूप में दिखाई पड़ती है सभी स्ट्रक्चर को हमने जान लिया। जो चीजें हम बाहर से देख सकते हैं, जिन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पुष्पी पौधों के आकार की संरचना के अंतर्गत हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग को जो जानना है वो जानना है कि पौधे के अंदर आंतरिक रूप से संरचनाएं क्या डेवलप होती है, किस तरह की कोशिकाएं होती है, किस तरह की उसके अंदर क्या पाई जाती है, किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, उनके अंग कैसे बनते हैं, कौन से अंग किस रूप में उपयोग में लाया जाता है, पौधे के अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिनकी वजह से वो जीवन भर वृद्धि करता है। जैसे हम लोग की आयु तो फिक्स है ना, कि मान लीजिए कि 18 साल या 20 साल या 21 साल तक हमारी आयु क्या होती है? डेवलप करती है। अगर पूरी तरह डेवलपमेंट की बात की जाए तो 22 से 24 साल के बाद हमारी डेवलपमेंट जो होती है, मेन डेवलपमेंट जो होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। और आपका सबसे अधिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो बचपन की अवस्था में सबसे अधिक डेवलपमेंट हमारे बॉडी के अंदर होती है। तो इस कंडीशन में उसका एक क्राइटेरिया है, लेकिन पौधों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पौधे तो जब तक जीवित रहते हैं तब तक वृद्धि करते हैं। आप देखते हैं उसमें से नई नई डालियां निकलती हैं और पौधे की मोटाई बढ़ती रहती है, पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है, उनकी साइड में पार्श्विक रूप से ब्रांचेज निकलते हैं तो चौड़ाई भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों के अंदर, इनके अंदर अर्थात पौधों के अंदर ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिनके वजह से ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं संरचनाओं के बारे में हमें जो अध्ययन करना है वह चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों का शारीरिक संरचना। ठीक है, अर्थात क्या शारीरिक की संरचना कहिए या उनके शरीर की संरचना कहिए, इनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इनको अध्ययन करने से पहले एक बात तो आपको सबको कंफर्म है, एक बात है क्या कंफर्म है कि जो भी पौधे होते हैं उन पौधों के जो शरीर का निर्माण होता है या किसी भी जीव का निर्माण होता है, तो जीव के निर्माण होने के पीछे सबसे बड़ा योगदान सबसे छोटे अंश में जिसका है वो कौन है? कोशिका है। जिस तरह से एक दीवार को बनाने में, ध्यान से समझिएगा, एक दीवार को बनाने में मुख्य भूमिका चट्टान निभाता है। चट्टान कह रहे हैं कि वो ईंटें निभाती है जिनके वजह से स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए कि हमारी दीवारें ऐसी है तो दीवारें ये इस रूप में होंगी, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो ईंट लगा होगा इसी रूप में अरेंज किया गया होगा। अगर हमें दीवारें कैसी चाहिए, ऐसे चाहिए, हमें इस आकार में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ईंटों को इसी रूप में अरेंज करना पड़ेगा। ईंटों को हम क्या करेंगे? इसी रूप में अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ईंटों को जिस रूप में अरेंज किया हमने वैसा आकार दे दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर वो सारी संरचनाएं जिस रूप में आपका निकलती, जैसे मान लीजिए कि पौधा और पौधे की ये डालियां है, ठीक है, ये पौधे की निकली हुई डालियां है। अब डालियों की संरचना इस रूप में क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर सबसे जो छोटी इकाई है जो इसी रूप में अरेंज हुई है। इनके अंदर जो आकार आकृति है वो इसी रूप में अरेंज हुई है। तो जिस तरह से कोशिकाएं इसमें अरेंज होगी, जिस तरह से कोशिकाएं इसमें जुड़ेंगी, इनका आकार उसी के अनुरूप बन जाएगा। इसलिए क्या होता है कि कहा जाता है कि किसी भी जीव शरीर की, अर्थात कि इस धरती पर जितने भी जीव है, किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी
संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब क्या, वैसी इकाई जिनसे संरचना बनती है। अब इस रूप में अरेंज है तो इसी रूप में संरचना बनेगी, सबसे छोटी संरचनात्मक। और क्या, अब मान लीजिए कि एक ये कोशिका काम करेगी तो ये इसके बगल वाला काम करेगी, तभी ये पूरा आपका पौधा काम करेगा। जैसे हाथ में देख लीजिए ना, हाथ के अंदर सभी कोशिकाओं का समूह है। अगर ये हाथ काम करना बंद करते हैं, हाथ की जितनी कोशिकाएं सभी हड़ताल पर चला जाए, तो बताइए क्या हाथ हमारा काम करेगा क्या? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हाथ तो कुछ है ही नहीं, हाथ का अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हाथ का अस्तित्व किससे है? उनके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं से है। और कोशिका बेचारे हड़ताल पर चला जाए, कहेंगे भाई हम काम ही नहीं करेंगे आपके पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। तो आपका उसी रूप में क्या होता है कि पौधों के अंदर भी होता है। पौधों के अंदर क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई जो है यह कोशिका है। अब कोशिका के कारण ये संरचना बना, हाथ स्ट्रक्चर ऐसे बना, और इनके अंदर काम करने के लिए सबसे छोटे रूप में जो चाहिए वो भी क्या चाहिए, वो भी कोशिका ही चाहिए। तो कहा जाता है किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है, जिनकी वजह से क्रिया होती है, और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को? मतलब क्या कि जीव शरीर की संरचना बनानी है हमें, मतलब कि पौधों की शारीरिक संरचना पढ़नी है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें जानना है वो जानना है कोशिका। क्योंकि कोशिका ही जो होगी वो पूरे जीव शरीर को बनाने में मदद करेगी। कोशिका के बिना जीव शरीर बनना नहीं है। तो जीव शरीर कब बनेगा? जब उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब कोशिकाएं पाई जाएंगी तो संरचना बनेगी। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन हुई? कोशिका हुई। लेकिन क्या सिर्फ कोशिका अकेले अगर इंडिविजुअल रहे तो किसी काम को पूरा कर सकता है क्या? अगर कोशिका समझ में आ गई कि सबसे छोटी इकाई है, तो यह भी बात जानने वाली होगी कि क्या यह कोशिका अकेले इंडिविजुअल सभी कार्यों को कर सकता है क्या? ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए आप कि एक बड़ा सा विद्यालय है, आप जिस स्कूल में जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, मान लीजिए वो कॉलेज है, और कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक प्रिंसिपल होता है जो पूरे को कोऑर्डिनेट करके पूरे आपके संस्था को चलाने का काम करता है। प्रिंसिपल कहे कि हम अकेले पूरे क्लास को अरेंज कर देंगे, चला लेंगे, ऑफिशियल सारे वर्क देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्री सारे वर्क देख लेंगे, उसके बाद प्यून का जितना वर्क है वो भी देख लेंगे, गार्ड्स का जितना वर्क है वो भी देख लेंगे। तो सभी अगर कार्य को अकेले एक प्रिंसिपल को दे दिया जाए तो क्या वह प्रिंसिपल सभी कार्यों को अपने कॉलेज या अपने संस्था के सभी कार्यों को पूरी तरह कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कार्यों को एक आदमी को एक समय में 10 जगह पे काम तो कर नहीं सकता। वो मान लीजिए कि सभी कार्यों में परफेक्ट है, लेकिन एक समय में एक ही काम कर सकता है। जैसे एक टीचर है तो क्लास में पढ़ा सकता है या ऑफिस में वर्क कर सकता है, एक टाइम में ऑफिस का काम भी और आपका क्लास का काम भी, एक गार्ड का काम भी, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम भी, और एक आपका प्यून का काम भी। ये सभी कार्य एक समय में कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, वह एक समय में सिर्फ एक ही काम करेंगी, वह सभी कार्यों को अकेले कर ही नहीं सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संपर्क बनाने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से प्रिंसिपल साहब अकेले काम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक टीम बनाते हैं। टीम बनाते कैसा है कि टीचिंग काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए अलग टीम, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वाला का अलग टीम, प्यून का अलग टीम, ऑफिशियल वर्क अलग टीम। तो ये सभी का टीम बना दिया। अब सभी को कोऑर्डिनेट कर दिए कि भाई टीचिंग वाला काम जितना पढ़ाकर आप मुझे डाटा दीजिए। ऑफिस वाले को कहा कि भाई आप पूरा आप जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है सबका डाटा बना के आप मुझे दीजिए।
गार्ड को कहा कि कौन आ रहा, कौन नहीं, कौन जा रहा है, उसकी सारा डाटा आप मुझे दीजिए। अब सभी जगह से जब डाटा आ जाएंगे इनके पास प्रॉपर तरीके से, तो इजिली ये सभी को हैंडल करके वर्क को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर उसी तरह की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर इन कार्यों को आगे बढ़ाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो होंगी ये आपस में मिलेंगी। अब कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब काम करेगा। तो कोशिका आपस में मिलने का मतलब क्या है, एक ही तरह के, मतलब मान लीजिए कि आप देखिए जो पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला जो टीचर है वो एक साथ रहेगा। मान लीजिए हम अगर ग्रुप बनाते हैं संस्था का, तो जो क्या होगा, जो टीचिंग स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ होगा तो वो एक साथ रहेंगे, यानी कि मान लीजिए 5 टीचिंग स्टाफ है। मान लीजिए गार्ड वाला होगा तो गार्ड के 2 स्टाफ है, तो ये गार्ड वाले 2 अलग होंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले किसके बारे में, ऑफिस वर्क के लिए, तो ऑफिस वर्क के लिए अगर मेरे पास 3 आदमी है तो 3 आदमी इसके लिए अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यह 5 एक ही तरह के काम करने वाले थे, तो हमने एक ग्रुप बनाया। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर कोशिका होती है। तो कोशिका क्या होगी कि जब एक तरह के काम करने वाला मिलेगा, एक तरह का संरचना वाला मिलेगा, एक तरह के उत्पत्ति वाले कोशिकाएं मिलेगी, तो उनका एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उनका ग्रुप बनेगा। पहली सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका हो गई।